हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा जो आपकी अगस्त माह में होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में भौतिक विज्ञान की क्लासेस। ठीक है, इससे पहले हमारे चयन परीक्षा के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी और बायोलॉजी का लगभग जो सिलेबस है वो क्लियर ही हो चुका है और केमिस्ट्री जो है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर जो फिज़िक्स है उसकी डिमांड्स आ रही थी कि फ़िज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर आपकी फ़िज़िक्स की क्लासेस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी जाएंगी। और पहले भी जब आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी उस समय हमने आपको फ़िज़िक्स की क्लासेस करवाई हुई थी, तो वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं था तो आपको ज़्यादा डीप में चीज़ों को नहीं बता पाए थे, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ को और बिल्कुल विधिवत तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी फ़िज़िक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले आपके साइंस में बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था, तो बायोलॉजी में आपको बताया था कि किन चीज़ों का अध्ययन वहाँ पर किया जाता है। बेसिकली आपको सजीव और निर्जीव दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक तो आपके सजीव होते हैं जो जीवित प्राणी वर्ग हैं और एक होते हैं आपके निर्जीव। कौन से निर्जीव? मतलब जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक है, तो निर्जीव में भी आपको दो चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जितना भी सजीव जगत है, सजीव जितनी भी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं वो आपकी बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी में आप पदार्थों का पादप्स का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो पादप भी आपके क्या होते हैं? जीवित होते हैं। इसके अलावा आपके जंतु जगत भी जीवित होता है। तो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं जो सजीव हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? बायोलॉजी में। अब जो निर्जीव चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स में इनका अध्ययन करेंगे। किसमें? केमिस्ट्री में, और आप फिज़िक्स में इनका अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं और फिज़िक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ यदि बनी हुई है तो उस पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो जो नियमबद्ध व्यवस्था होती है उसी का अध्ययन हम फिज़िक्स में करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम पहले भौतिकी के बारे में जानेंगे कि भौतिकी है क्या, इसका थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतिहास तो इसका अच्छा खासा रहा। हर एक सब्जेक्ट का अपना इतिहास होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर निकल करके आ गई थी। पहले कुछ ना कुछ इसमें कमियाँ रह जाती थीं, फिर अन्य विद्वान आते थे, फिर उसमें सुधार करते थे। तो आज जो पढ़ने की दृष्टि से हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो वो बाद में ये आपका फिज़िक्स आपके सामने आया। पहले इसका इतिहास कुछ और रहा। तो किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, क्या कहलाता था आपका ये फिज़िक्स, और कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ये चीज़ें देखेंगे। और फिर आपका जो है थोड़ा सा आप पात्रता परीक्षा का सिलेबस अपने पास में रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा के सिलेबस में आपके फिज़िक्स का सबसे पहला टॉपिक दिया गया है आपका मापन। क्या दिया गया है? मापन, अर्थात मेजरमेंट आपका दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना होता है। इसमें आपको मात्रक पढ़ने होते हैं, राशियाँ पढ़नी होती हैं। ठीक है, और किस तरीके से विमाएँ निकालती, कई चीज़ें होती हैं इसमें। मात्रक आपको पढ़ने हैं, किसका मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या होते, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते, मूल राशियाँ क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, अदिश सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इसमें चीज़ों को कवर करना पड़ता। तो ये अपने आप में बहुत ही लेंथी टॉपिक है। और यदि आप फिज़िक्स अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो कहते ना, जैसे आपके गणित की जो रीड मानी जाती है वो नंबर सिस्टम होता है। जब तक आप नंबर सिस्टम अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो आगे के जो अन्य टॉपिक्स होते हैं उनको नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह उसका यूज होता है। उसी तरीके से फिज़िक्स में आप किसी भी चीज़ का अध्ययन जब करेंगे तो उसमें मापन का कहीं ना कहीं यूज होगा ही। इसीलिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होता है। ठीक है,
तो आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम भौतिक विज्ञान का बेसिक परिचय देखेंगे और फिर आपकी जो राशियां होती हैं, आज हम राशियां पढ़ेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो मात्रक होती, डायरेक्ट मात्रक से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो जैसे मात्रक पढ़ लिया आपने, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक जानने से पहले भी आपको चीज़ें जाननी हैं कि राशियां क्या कहलाती हैं। अब राशियां यदि हम बात करते तो आपके दिमाग में आता होगा अदिश राशि और सदिश राशि। ये राशियां नहीं पढ़नी है आपको, भौतिक राशियां पढ़नी है, ठीक है। ब्रह्मांड में जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें जो आप मतलब किसी भी चीज़ को देख रहे हैं उसको संख्या में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक अपना निश्चित मान बता रहे हैं, तो ये क्यों संभव है, ठीक है। तो इस भौतिक जो मात्रक होते हैं उनको पढ़ने से पहले आपको भौतिक राशियां पढ़नी पड़ती हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम देखेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा और यहाँ पर जो आपके बायोलॉजी की क्लासेस हैं तो वो मतलब उसकी थ्योरी लगभग क्लियर होने वाली है और जो कुछ भी छूट गया होगा उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके प्रैक्टिस सेट भी हमने स्टार्ट किए हुए थे। तो जो कोशिका वाला चैप्टर है, कोशिका और ऊतक, ठीक है, मतलब सेल जो आपका है, और टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए हैं, ठीक है। तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें आपका दोबारा से थ्योरी का भी रिवीजन हो जाएगा और जो नई चीज़ें वहाँ पर नहीं करवा पाए थे थ्योरी में तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो आइए देखिए भौतिक विज्ञान क्या है। मतलब विज्ञान की एक शाखा भौतिक विज्ञान का परिचय यहाँ पर हम जानेंगे। तो जितनी भी आप यहाँ शाखाएं पढ़ रहे हैं ये सब की सब आपके विज्ञान की शाखाएं हैं। अब जो भौतिक विज्ञान है या फिर आपकी रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, या आपकी जो अन्य जो कोशिका विज्ञान है, सब किसकी शाखाएं हैं, विज्ञान की ही तो शाखाएं हैं। तो पहले हम विज्ञान देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है। तो विज्ञान अर्थात साइंस, इसका अर्थ क्या होता है। तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है बी प्लस ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है, इसका अर्थ विशिष्ट ज्ञान। अब विज्ञान जो साइंस शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द जो होता है सिंटिया से हुई है, ये आपको याद रखना है। इसकी आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, कभी कभी तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना अर्थात टू नो, ज्ञान का संबंध जानने से होता है। ये आपका विज्ञान उसका शाब्दिक अर्थ है। और किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, लैटिन भाषा से। ये आपको मोस्टली याद रखना है कि किस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब देखिए आदिकाल से ही, मतलब जब प्राचीन समय था तभी से मानव अपने चारों ओर जो घटनाएं होती थीं, परिघटनाएं जो होती थीं, जैसे रात दिन क्यों हो रहा है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, भूकंप के झटके क्यों आते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट क्यों होता है, उल्कापिंड क्यों गिरते हैं, ये सब कारणों को समझने का प्रयास करते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अभी जो आधुनिक समय चल रहा है यहीं पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ये ज्वालामुखी क्यों फट रहे हैं, क्यों इनमें विस्फोट हो रहा, क्यों भूकंप, ये जो है ये जो सब खोजें हैं ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही हैं, ठीक है। और उसमें प्रकृति के नियमों को जानने और प्राकृतिक परिघटनाओं का रहस्योद्घाटन करने की जिज्ञासा प्रत्येक मानव में पहले से ही रही है। इस अध्ययन में उसने अपनी ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का सहारा लिया। मतलब ये जो परिघटनाएं घटित हो रही थी इनको जानने के लिए जो मनुष्य है वो प्राचीन काल से ही इसको जानने की जिज्ञासा उसके अंदर रही है। और इसके लिए उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी इस्तेमाल किया कि कैसे क्यों क्या हो रहा है। मस्तिष्क की क्रमशः विकसित होने पर उसने अनेक यंत्रों का भी आविष्कार किया कि किस यंत्र का उपयोग कहाँ होगा, किससे हम किस चीज़ की खोज कर सकते हैं। ये चीज़ें प्राप्त ज्ञान को उसने अपने प्रयोगों और तर्कों की कसौटी पर कसा। यदि आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन भी उन्होंने किए। इस प्रकार उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से जो ज्ञान प्राप्त किया उसी को क्या कहा गया, विज्ञान कहा गया। मतलब उन्होंने पहले कुछ नियम बनाए, फिर यदि उस नियम में कुछ ना कुछ कमी रह गई तो उसमें संशोधन भी उन्होंने करने का प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान जो युग चल रहा है, जो अभी वैज्ञानिक युग जिसको हम कह देते हैं, तो अभी ये खोजें हुई हैं, नहीं, ये वर्तमान समय से ही चली आ रही है। वर्तमान नहीं, प्राचीन समय से चली आ रही हैं और अभी भी ये खोजें लगातार चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक परिघटनाओं के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से जो प्राप्त ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। तो आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बस समझना है। यहाँ चीज़ों को रटने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, बस यहाँ जानना है कि विज्ञान है क्या, कैसे इसका विकास हुआ।
अब देखिए विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, एम्स क्या हैं विज्ञान के। तो विज्ञान का उद्देश्य हमारे चारों ओर घटने वाली परिघटनाओं को जितना अधिक से अधिक संभव हो विस्तार पूर्वक और गहराई से समझना है तथा इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं को नियंत्रित करने, भविष्यवाणी करने, जन कल्याणकारी बनाने में करना है। समय के साथ विज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है। आज आप कहीं पर भी देखेंगे, अपने घर से लेकर के अन्य बड़े बड़े जगहों पर या बड़ी बड़ी चीज़ों को आप देखेंगे तो हर एक चीज़ में आप पाएंगे कि विज्ञान का कहीं ना कहीं उसमें योगदान है। ठीक है, अतः अध्ययन की सुविधा के लिए उसको 2 शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए यहीं से इसकी जो विज्ञान की अन्य उपशाखाएं कहते हैं जिसको, वो यहाँ से आपकी आ जाती हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिकल साइंस कहेंगे और एक प्राकृतिक विज्ञान होगा जिसे हम नेचुरल साइंस कहेंगे। तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिकीय विज्ञान इसको कहेंगे। तो पुनः से इसकी 2 शाखाएं, एक तो भौतिकी जिसे फिजिक्स कहेंगे और एक रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा था कि जो रसायन विज्ञान है वो भौतिकीय विज्ञान की शाखा है? तो थोड़ा सा आपको यहाँ से चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो देखिए जो भौतिकीय विज्ञान है आपकी यहाँ पर, तो उसकी 2 शाखाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई आपकी भौतिकी और दूसरी हो गई आपकी रसायन। ठीक है, अब देखिए जो प्राकृतिक विज्ञान, इसकी भी 2 शाखाएं हैं। एक है वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं और एक है जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। तो आपको जितनी भी विज्ञान की जो शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हमें करना है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, उनके जनक आपको याद रखना है, उनके फादर आपको याद रखने हैं, किसके जनक कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह देते जंतु विज्ञान या फिर जो जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है, क्योंकि 10% क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं। तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? आपके अरस्तु माने जाते हैं। फिर आपका जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहेंगे? तो रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए को कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये तो हो गया विज्ञान, और विज्ञान को उसकी सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया। भौतिकीय विज्ञान जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और प्राकृतिक विज्ञान जिसमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान हमें पढ़ना है, जो हमारे भौतिकी का पहला टॉपिक है। मतलब आपके सिलेबस में पहला जो है दिया गया है। सबसे पहले ब्रह्मांड दिया है, उसके बाद आपका जो है पात्रता परीक्षा में ये मापन वगैरह दिया गया है। तो देखिए भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान की 2 शाखाएं, एक तो भौतिकी और दूसरी आपकी रसायन विज्ञान। तो भौतिकी यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो भौतिकी का अर्थ समझ लेते हैं हम, क्या होता है इसका मीनिंग। तो भौतिकी यानी फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। अभी हमने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस, और साइंस की उत्पत्ति सिंटिया से, जो कि लैटिन शब्द है। लेकिन यहाँ भौतिकी, भौतिकी को क्या कहेंगे? फिजिक्स। और फिजिक्स जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है और इसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। ठीक है, अब देखिए भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा अर्थात एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यदि आप द्रव्य अर्थात मैटर जिसे हम पदार्थ कहते हैं, इसे आप बहुत डीप में पढ़ना चाहती हैं तो आपकी केमिस्ट्री में आप देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका पदार्थ ही दिया गया है, तो वहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपके फिजिक्स में क्या अध्ययन करेंगे यहाँ पर हम भौतिकी में, तो इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब जब आप द्रव्य जानेंगे कि क्या होता है, ऊर्जा जानेंगे क्या होती है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ का यहाँ अध्ययन करेंगे। दूसरे शब्दों में यदि आपसे कहें कि भौतिकी क्या है, तो वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाए। इसमें आप देखेंगे तो सिद्धांत और नियम ही देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा सिद्धांत लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर कौन सा नियम लगेगा, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन नियमों को विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में अभिव्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रकृति में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं सम्मिलित हैं। सजीव और निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बनी हुई हैं। द्रव्य का मतलब है आप संसार में जितनी भी वस्तुएं देखेंगे तो वो सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं
स्थान ग्रहण करेंगी, मतलब स्थान घेरेंगी, ठीक है। उनका अपना भार होगा, अर्थात उनका अपना वजन होगा, वो किसी ना किसी चीज़ पर दबाव डाल रही होंगी। तो ये क्या होता है द्रव्य, अभी आपको बताते हैं। और ऊर्जा से मिलकर बनी है हर एक चीज़, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। ब्रह्मांड में जितनी सब चीज़ें हैं वो सब इसी से मिलकर के बनी हुई हैं। भौतिकी के अंतर्गत इसी द्रव्य और ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब देख लेते हैं द्रव्य यानी मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ, क्या कहलाता है। तो द्रव्य यानी पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, भार का मतलब है जिसमें वजन हो, जो स्थान ग्रहण करे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो दबाव डाल सके दूसरी चीज़ों पर, अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो। क्या कहलाती जड़ता, यदि हम किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु अपना जो क्रिया है उसको में परिवर्तन कर देती है, और जैसे ही उस बाह्य फोर्स को यानी बल को हटा लिया जाता है तो पुनः से वह अपनी उसी अवस्था में आ जाती है। ये होती है जड़ता, जिसमें अवस्था में ऊर्जा के द्वारा हम परिवर्तन ला सकें, ठीक है, जिसको विभाजित किया जा सके और जिसका अस्तित्व हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकें। मतलब द्रव्य क्या है, जिसे हम अपनी आँखों के द्वारा देख भी सक रहे हैं, वो भी आपका पदार्थ है। और जैसे हमने कह दिया वायु, तो वायु जो हमें दिखाई नहीं देती, अप्रत्यक्ष है, फिर भी हम इसका अनुभव कर पाते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, ये भी क्या है, आपकी द्रव्य है। जैसे हवा हो गई, पानी, लोहा, लकड़ी, ये सब के सब क्या हैं, आपके द्रव्य हैं। तो संसार की हर एक चीज़ इसी द्रव्य से बनी है। और दूसरा किससे बनी है, ऊर्जा से। ये ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, तो ऊर्जा जिसमें ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही ये स्थान ग्रहण करेगी, किंतु यह समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान रहेगी। ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता होती है। कोई भी कार्य बिना ऊर्जा व्यय किए हुए हम नहीं कर पाते। ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। मतलब जिस यंत्र में, जिस चीज़ में जिस ऊर्जा का उपयोग होता है उसका नाम उसी के आधार पर होता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा है, नाभिकीय और रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कई ऊर्जाएँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो ये द्रव्यमान होता है इसका और ना ही ये स्थान ग्रहण करती है, लेकिन हर कार्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका भौतिकी है, भौतिकी में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें द्रव्यमान, मतलब जो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है, वो सब की सब क्या कहलाती हैं। इनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, भौतिकी में करेंगे। अब देखिए भौतिकी में आज तक जो प्राप्त ज्ञान है, मतलब अभी तक हम जो ज्ञान पढ़ते आ रहे हैं भौतिकी के अंतर्गत, देश विदेश के वैज्ञानिकों के संयुक्त परिश्रम का ही परिणाम है। ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान में नई नई खोजें हुई हैं तो वो सभी खोजें हमारे भारत में ही हुई हैं। इसमें हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों का भी संयुक्त परिश्रम का ये परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। भौतिकी को विकास उन्मुखी बनाने में किन किन का योगदान रहा, तो हम पढ़ते हैं आइजक न्यूटन, ठीक है, हाइगन को पढ़ते हैं, फ्रेनेले, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फेराडे, जे थॉमसन, रॉबर्ट जूल, डी ब्रोंगली, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा आदि भौतिकविदों का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। किसी ने किसी चीज़ पर खोज की, किसी ने किसी चीज़ को बताया। तो इस तरीके से जो हम आज भौतिक विज्ञान में जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनमें इन सभी का योगदान रहा है। तो आपको जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में याद रखना है कि किसका जन्म कहाँ पर हुआ है, किसने किस चीज़ का अध्ययन किया है, किसने कौन सा नियम दिया है, और फिर इनको इस क्षेत्र में क्या, मतलब सरकार के द्वारा कौन सा प्राइज़ दिया गया, नोबेल पुरस्कार का मिला। क्योंकि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% बनते ही हैं। अब देखिए भौतिकी की खोजों में और आविष्कारों की यदि हम बात करें तो 1900 ईस्वी के पश्चात इनकी रफ्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस दृष्टिकोण से भौतिकी को फिर 2 भागों में बांट दिया जाता। वैसे तो हम डायरेक्ट यदि आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान है आपका, जो फिजिक्स है, उसको अध्ययन की सुविधा से हम 7 भागों में बांट करके पढ़ देते हैं, ठीक है, 8 भागों में बांटते हैं, 8 में बांट करके पढ़ते हैं कि यांत्रिकी क्या है, आपकी विद्युत की क्या है, ठीक है, प्रकाश की, तो इस तरीके से 8। लेकिन यदि हम विस्तृत तरीके से बात करें तो जो आपका भौतिक विज्ञान है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो प्राचीन भौतिकी, मतलब जो पहले अध्ययन करते थे, जिसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहेंगे, और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी, मतलब जिसका अध्ययन हम वर्तमान में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया।
लेकिन यदि हम बेसिकली बात करते हैं तो भौतिकी को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक चिरसम्मत भौतिकी होती है और एक होती है आधुनिक भौतिकी। तो देखिए, जो चिरसम्मत है यानी क्लासिकल जो फिजिक्स है, इसका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। सन 1900 ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकी को क्या कहते थे हम? चिरसम्मत भौतिकी। और यह स्थूल परिघटनाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम देखिए किस किस का अध्ययन करेंगे। तो जो ये 8 भाग हम डायरेक्ट पढ़ते हैं वो यहीं से आते हैं। देखिए, इसमें यांत्रिकी यानी न्यूटन यांत्रिकी, मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। दूसरा ऊष्मागतिकी, हीट। ध्वनिकी, इसमें साउंड का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी में लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन करेंगे। विद्युतकीय में इलेक्ट्रिसिटी। चुंबकत्व में चुंबक का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन, मतलब इससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन। आधुनिक और परमाणु भौतिकी, जिसका वर्तमान में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके चिरसम्मत भौतिकी है। या डायरेक्ट यदि हम पढ़ते हैं तो इन्हीं 8 शाखाओं में हम पूरी फिजिक्स को पढ़ते हैं। जैसे हमने कह दिया मापन, तो मापन का अध्ययन कहाँ पर करना है, तो अभी आपको बताएंगे कि किस आपके भौतिकी की शाखा में किसका अध्ययन होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वो है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो 1900 ईस्वी के बाद के भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहेंगे। इसके अंतर्गत हम परमाणु, नाभिक, संगनित द्रव, आपेक्षिकता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यह सूक्ष्म परिघटनाओं से संबंधित है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ का अध्ययन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हर चीज़ संसार की किससे बनी है? द्रव्य से बनी है और आपके ऊर्जा से बनी। अब जो द्रव्य होता है जिसे हम पदार्थ कहते हैं, वो किससे बना है? तो वो आपके परमाणु से बना है। तो जब और गहनता से अध्ययन करना होता है तो फिर हम आधुनिक भौतिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 8 शाखाएं हमने पढ़ी, तो उसमें सबसे पहले है आपकी यांत्रिकी। अब यांत्रिकी में किन किन चीज़ों का अध्ययन होगा, फिर ऊष्मागतिकी में किसका होगा, ध्वनिकी में किसका होगा, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपकी यांत्रिकी शाखा। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है, तो वो है आपकी यांत्रिकी। और इसके अंतर्गत स्थिर और धीमी चाल, अर्थात प्रकाश से इसकी तुलना करेंगे चाल की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्थिर और धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे गति के नियम, बलों का संतुलन, घर्षण, ऊर्जा, जड़त्वाघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण, मापन आदि इसकी विषय वस्तुएं हैं। तो अभी आपको जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया वो दिया है मापन। तो क्या आप इससे पहले जानते थे कि मापन का अध्ययन, ये तो जानते होंगे कि यांत्रिकी में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो यांत्रिकी है वो भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। तो अब आप बता सकते हैं कि मापन कब से आपका प्रचलन में है, कब से इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पदार्थ के जो सामान्य गुण हैं, जैसे प्रत्यास्थता, तरल दाव, श्यानता, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह आदि का अध्ययन भी यहीं पर किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन होता है। तो यहाँ हमें पढ़ना है मापन, और मापन का अध्ययन करेंगे हम यांत्रिकी के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले हम सभी देख लेते हैं शाखाएँ भौतिकी की कि किसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन होता है। देखिए अगली है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन होगा, तो भौतिकी की यह शाखा ऊष्मा और ताप की अवधारणा से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऊष्मा का पदार्थों पर प्रवाह, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा ऊर्जा और यांत्रिक कार्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर की दक्षता, किसी भौतिकी और रासायनिक प्रक्रिया की दिशा इसकी विषय वस्तुएं हैं। फिर है आपकी अगली शाखा ध्वनिकी। तो ध्वनिकी में ध्वनि संबंधी जो चीज़ें होंगी, इसके अंतर्गत कंपन और इनमें उत्पन्न तरंगों के व्यवहार का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट ये पढ़ पा रहे हैं कि कंपन और तरंग, लेकिन जब इन चीज़ों को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशिकी। इसमें प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसकी भी 2 शाखाएँ होती हैं, एक तरंग प्रकाशिकी और एक किरण प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, तो इसके अंतर्गत प्रकाश की तरंग, प्रकृति के आधार पर प्रकाश संबंधी घटनाओं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन करेंगे। और किरण प्रकाशिकी में प्रकाश की किरणों से मिलकर बना हुआ माना जाता है इसको। इस आधार पर प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन यहाँ किया जाता है। अगला है वैद्युत गतिकी।
इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसके अंतर्गत यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत गतिकी के मूलभूत नियमों को मूर्त रूप देने में कूलाम, ओस्टेड, एम्पियर, फेराडे, मैक्सवेल आदि भौतिकविदों का योगदान रहा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाही चालक की गति, ट्रांसफार्मर, डायनेमो एवं विद्युत मोटर की कार्यविधि, एंटीना की कार्यविधि, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि विद्युत गतिकी की विषय वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए विद्युत गतिकी के यहाँ तक। अब आप यहाँ देखेंगे चुंबकत्व, तो चुंबक का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकी और आधुनिक जो हम वर्तमान में अध्ययन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाएं जिन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट दिया गया है ताकि आप आसानी से उनको कवर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान शब्द जो है साइंस किससे बना है? सिंटिया से। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। फिर आपके जो पूरा का पूरा विज्ञान है उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो भौतिकीय विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। अब जो भौतिकीय विज्ञान है उसको दो शाखाओं में बांटा गया, एक तो आपके भौतिकी जिसे फिजिक्स कहते हैं और दूसरी है आपकी रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवासी। ये केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? तो ये आपको केमिस्ट्री स्टार्ट किया था उसमें बेसिक जानकारी में पूरी चीज़ें बताई हैं। फिर आपका जो है प्राकृतिक जो भौतिकी आता है उसमें उसको दो भागों में बांट देते हैं, एक तो वनस्पति विज्ञान जिसमें आपके पूरे वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। फिर है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसका जो वर्गीकरण है जीव विज्ञान आपको पूरा बता चुके हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। फिर आपकी जो संपूर्ण जो घटनाएं चलती आईं और जो वर्तमान की भौतिकी है जिसका अध्ययन अभी हम करते हैं, इसका कैसे कैसे विकास हुआ, फिर पूरी भौतिकी जो है यहाँ पर उसको दो भागों में बांट देते हैं। बेसिकली वैसा यदि हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट 8 भाग बता देते, लेकिन जो इतिहास है उसके आधार पर जो भौतिकी है उसकी दो शाखाएं, एक तो चिरसम्मत भौतिकी मॉडर्न और दूसरा है आपके आधुनिक भौतिकी मॉडर्न, और एक हो गया आपका कौन सा? क्लासिकल। ठीक है, तो अब इसमें जो यांत्रिकी है ये इसकी शाखाएं हैं। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनिकी, प्रकाशिकी, विद्युत की, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिकी और आधुनिक या परमाणु भौतिकी। अब जो यहाँ पर यांत्रिकी है इसके अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करना है? तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मापन वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही, अगले सेशन में हम मापन को स्टार्ट करेंगे और मापन में आपको पूरी चीज़ें विस्तृत तरीके से बताएंगे। डायरेक्ट हमें मापन और मात्रक नहीं पढ़ने, इससे पहले भौतिक राशियाँ क्या हैं, भौतिक राशियों के बाद आपकी मूल राशियाँ क्या होती, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रा क्या है, ये चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो ही अगली क्लास लेकर के आएंगे, अन्यथा आपके केमिस्ट्री की क्लास को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपका सिलेबस भी यहाँ पर चेंज किया जाए, क्योंकि टेंडर आपका आ चुका है तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस में चेंज होगा, लेकिन आपके टॉपिक तो यही रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और क्लासेस पसंद आती हैं तो शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।